नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीश देवगुन और हम हाजिर हैं फायदा अनलिमिटेड का एक और दौर लेकर। और इस बार हम मौजूद हैं राजाओं के शहर, रजवाड़ों के शहर जोधपुर में, और यहां पर देंगे आपके तमाम सवालों का जवाब और बताएंगे स्टॉक मार्केट से लेके कमोडिटी बाजार से लेके करेंसी मार्केट, कहां मिलेगा आपको फायदा अनलिमिटेड। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा द मार्केट्स के चेयरमैन पराग भाई ठक्कर को बताने के लिए कि आखिरकार फायदा अनलिमिटेड है क्या। पराग भाई, अब फायदा अनलिमिटेड क्या है? सर, फायदा अनलिमिटेड एक हमारी तरफ से मुहिम है जहां हर इन्वेस्टर को अपने सवाल का जवाब मिले, एक फ़ायदा प्रॉफिट करने का एक ज़रिया मिले। स्टॉक्स हो, कमोडिटी हो या करेंसी हो, जहाँ पे भी आपको कोई भी सवाल हो या आपकी पोजीशन कहाँ पे भी हो, उसका आपको कोई भी सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, हम उसका आपको जवाब देंगे और एक राह बताएंगे कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है और पैसे कैसे बनाए जाते हैं। इन्वेस्टर्स को मैसेज देना चाहेंगे? सर, इन्वेस्टर को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी मार्केट बहुत पैनिक में होता है तभी सही चांस होता है इन्वेस्ट करने का, और जब भी मार्केट बहुत बुलिश होता है, बहुत बुल रन में होता है, तभी चांस होता है कॉशियस रखने का। क्योंकि हम उल्टा करते हैं, जब भी बहुत चढ़ जाता है उसके बाद हम स्टॉक लेने के लिए आते हैं, वो नहीं करना चाहिए। वी हैव टू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। आराम करो, मार्केट कहीं नहीं जाता, यहीं पैसा मिलता है, पर रुक के देख के आप स्टॉक खरीदिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आज के हमारे इस दौर में हमारे साथी कौन है जो आपको फायदा अनलिमिटेड बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ राजपुरोहित, मेहुल कोठारी, भाविका ठक्कर, द मार्केट्स की टीम। और हमारे साथ मौजूद है कल्पेश राठी, बाजार के जानकार। प्लीज वेलकम हिम। इस शो का आगाज ट्रिगर जो है वो 3 लोग करेंगे। तीनों के नाम मेरे पास आ गए हैं। पवन भाटी हैं जो कि एक स्टूडेंट है और इस कार्यक्रम में जुड़ने आए हैं। प्लीज वेलकम हिम पवन। दूसरे शख्स हैं अमित जैन, तीसरी है नीलू भंडारी। चलिए, इनको बुलाते हैं और इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। मेरा आपसे यही सवाल होगा कि क्यों आए हैं आप इस प्रोग्राम में? कमोडिटी टिप्स जानने के लिए। टिप्स जानने के लिए, फायदा कमाने के लिए। फायदा कमाने के लिए। आप क्या जानते हैं? आप इक्विटी मार्केट्स को पसंद करते हैं, कमोडिटी मार्केट्स को या करेंसी मार्केट को? थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल जानने के लिए। फाइनेंशियल मार्केट्स या सॉर्ट ऑफ। आप कुछ जानते नहीं हैं। एक जानते हैं, एक देखने आई है, और एक जो है वो जानते नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं देखता हूं, फाइनेंशियल मार्केट्स को देखता हूं लेकिन समझना चाहता हूं। चलिए, और आपको हम गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटी में आप ट्रेडिंग करते हैं तो उस पर राय देंगे, और आपको हम फाइनेंशियल मार्केट को समझते हैं और बेहतर ढंग से समझाएंगे। लेकिन इनको हम सम्मानित भी करेंगे क्योंकि आज हमारे ये 3 चीफ गेस्ट भी हैं। और मैं इसके लिए बुलाना चाहूंगा शिल्पा ठक्कर को, जो डायरेक्टर हैं द मार्केट्स की। आइए मूव करते हैं आगे और फायदा अनलिमिटेड की शुरुआत करते हैं। अपनी आप सीट बेल्ट्स को टाइट कर लीजिए क्योंकि हम आपसे सवाल पूछेंगे और आप भी हमसे सवाल। आपसे पहला सवाल मेरा यही होगा, ऐसा लग रहा है मार्केट सब स्टेबल हो रहे हैं या स्टेबल हो गए हैं? देखिए, मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है। एक चीज़ है कि मार्केट कुछ मेजर न्यूज़ पे चलता है। आप देखेंगे रिसेंटली बहुत सारी न्यूज़ आई थी जिसपे मार्केट ने स्विफ्ट डाउन मूवमेंट दिया था, उसके बाद स्विफ्ट अप भी आ गया था। तो करंटली मार्केट में कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ है नहीं, सब स्टेबल न्यूज़ आ रही है, इसके लिए मार्केट स्टेबल है। भाविका, वेरी क्विकली, बाजार इंतजार कर रहा है या फिर आपको लगता है इंतजार पूरा हो चुका है? मेरे हिसाब से तो बाजार इंतजार कर रहा है। फेड की न्यूज़ के बाद मार्केट ने जैसे अपमूव दिया था, डेफिनेटली वो जस्टिफाइड नहीं था। एक न्यूज़ पे टेपरिंग नहीं होगी, मार्केट ने मूव दिया। फिर जब आरबीआई ने रेट इंक्रीज कर दिया तो मार्केट नीचे वापस आ गया। जी, आपको क्या लगता है कल्पेश, जिस तरह का मार्केट है और जिस तरह से बाजार ने पिछले कुछ दिनों में बिहेव करा है,
शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इस मार्केट में प्रॉफिट कमाना आसान हुआ है या फिर मुश्किल हुआ है? प्रॉफिट कमाना आसान तो कभी नहीं है, बिकॉज अगर प्रॉफिट कमाना आसान होता तो आसान काम तो हम सब बड़े अच्छे से करते हैं। लेकिन डेफिनेटली मार्केट के अंदर कुछ भी करने के लिए यू नीड अ स्टडी, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट वी बिलीव इज कि मार्केट दो जनों की लड़ाई है। पैसा कहीं ख़त्म नहीं होता, पैसा एक जने से दूसरे जने की पॉकेट में ट्रेवल करता है। तो जो बंदा इन्फॉर्म्ड है, जो इन्फॉर्मेशन के साथ काम कर रहा है, वो डेफिनेटली कमाएगा। और जो बस आंख बंद करके ये ले लेते हैं, किसी के कहने पे ले लिया, खुद का कुछ दिमाग नहीं लगाया या किसी के कहने को रिलीजियसली फॉलो नहीं किया, तो वो लॉस ही करेगा। जी, आपको क्या लगता है मेहुल, आप जो हैं वो थोड़ा हमेशा डिफरेंट व्यू रखते हैं। डू यू थिंक जो ट्रस्ट है वो जस्टिफाइड है या फिर इसको एक्सपर्ट्स, इसको सरकार जस्टिफाइड बनाने की कोशिश कर रही है? आई विल पुट इट दैट वे। जो भी न्यूज़, अगर जो भी मूवमेंट आता है वो पहले से डिस्काउंट करता है। तो यहाँ पर अगर टेक्निकली स्पेसिफिकली बात करें तो हम एक लेवल देख लेंगे 6100 का, जो अभी रिसेंट हाई बना है मार्केट में। तो यहाँ पर जब वो 6150 के करीब था तो पीपल वे टॉकिंग अबाउट न्यू हाइज और बोल रहे थे कि नया बुल रन स्टार्ट होगा, और वहीं पे एक कंसोलिडेशन फेज आ गया फिर से। तो वी फील दैट अगर यहाँ पे 6162 अगर निकलता है तो अनडाउटेडली फंडामेंटली वी आर नॉट वर्दी फॉर अ न्यू हाई। फंडामेंटली अभी तक कुछ भी नहीं है, लेकिन न्यूज़ विल फॉलो लेटर। लेकिन मार्केट अच्छा मूवमेंट दे सकता है, 62 के ऊपर हम नए हाइज भी देख सकते हैं यहाँ पर। आइए मूव करते हैं आगे और पहला सवाल लेते हैं। और जी आप पूछिए सवाल। अगर डॉलर कम हो और ज़्यादा हो तो हम मतलब क्या प्रिकॉशन लें ताकि अच्छा लगे हमें, मतलब कुछ कमा सके, अनलिमिटेड कमा सकें? हम जनरली क्या कर सकते हैं, उसमें मूवमेंट के साथ चल सकते हैं। जैसे आप कमोडिटी में रिसेंटली आप देखेंगे कि रुपए के करंट कमोडिटी में इतनी फ्लक्चुएशन आती है कि वो कॉमेक्स के अकॉर्डिंगली चलता ही नहीं है। तो ऐसे फ्लक्चुएशन में जहाँ पर आपको दो साथ में करके आपको करना पड़ता है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, या तो फिर उस समय ट्रेड करना चाहिए जब रुपया अपने मार्केट में शांत हो गया हो, जो 5 बजे के बाद होता है, वो एक है। बाकी रुपये के अकॉर्डिंगली आप देखें, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मूव करती है, तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीज़ें मूव करती है। तो अगर आपको फ़ायदा करना है तो एक तो देखिए मोमेंटम जो है उसके साथ ही रहिए, मोमेंटम के अगेंस्ट मत जाइए, तो ही आपका फ़ायदा अच्छा हो सकता है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट दर्शक के बाद जो अपना सवाल पूछ रहे हैं। जैसे सिंपल SBI टाटा स्टील का एग्जांपल है, SBI का पैनिक 1600 रहता है, टाटा स्टील का पैनिक 300 रहता है पैनिक रेट। अब टाटा स्टील 200 चला गया, SBI 1600 का 1400 से नीचे चला गया एक बार, तो अब आप पैनिक कहाँ बताएंगे? पैनिक का मतलब ये नहीं कि एक स्टॉक में कुछ लेवल से गिर रहा है, कुछ लेवल से गिर रहा है तो उसको कुछ बैकिंग भी है। पर कई बार क्या होता है, मार्केट के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है वो भी गिर जाते हैं, तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उन स्टॉक्स में एंटर करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिन स्टॉक्स में, हर स्टॉक्स में जिसमें पैनिक आ जाए, हमारी कंपनी ये नहीं कह रही जिसमें पैनिक आ जाए उसमें आप एंटर करिए, वो नहीं है व्यू ये है कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म आ जाता है, मार्केट आपको लगता है जब 6000 से 5200 हो गया मार्केट, तो सब लोग बोल रहे थे अभी 4800 हो जाएगा, मतलब आप 100 में से कम 90 लोग ये बोल रहे थे कि अभी 4800 हो जाएगा। तो ऐसा जब पैनिक आ जाता है तब बहुत सारे फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स होते हैं, उस टाइम इन्वेस्टर्स को थोड़ा वो एक्यूमुलेट करना चाहिए, ये व्यू है हमारा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं फायदा लिमिटेड में जोधपुर राउंड। देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फायदा लिमिटेड सीधा जोधपुर से। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि मार्केट जब नया हाई बनाता है जी, तो अपने स्टॉक को जो हमने कैपिटल लगाई है इसको सिक्योर करने के लिए हमको हेजिंग करनी चाहिए, तो किस तरह से करें उसको वापस, ये बताइए। आप एक डिसिप्लिन अपने अंदर लाएं कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट इस रेट पे बाय किया है और मेरे को 10% का इस पर रिटर्न चाहिए, फॉर एग्जांपल इन 6 मंथ टेन्योर, तो आप 10% के हिसाब से उसकी स्लैब बनाइए कि इतना मैं यहाँ बेचूंगा, ऐसे में बेचूंगा। और ये नॉर्मली उस स्लैब से लोग डाइवर्ट हो जाते हैं कि नहीं बढ़ रहा है जी जी, डाइवर्ट मत होइए और स्लैब बनाइए और वहां स्लैब पे बेचिए, तो आप इवेंचुअली प्रॉफिट बुक कर पाएंगे उसमें। जी, आपको क्या लगता है भाविका, जिस तरह से जो रेनबैक्सी के साथ हुआ इंटरनेशनली और यूएस के अंदर, उसके बाद
अभी भी स्टॉक में डेप्थ है, वन शुड बाय फॉर लॉन्ग टर्म। आप रेनबैक्सी के बारे में पूछ रहे हैं तो रेनबैक्सी का कंसर्न एक डिफरेंट था जी। आप अगर रेनबैक्सी को कंपेयर करेंगे सन फार्मा के साथ, आई थिंक सन फार्मा एवरीडे डे हाई बना रहा है जी। डॉक्टर रेड्डी डे हाई पे चल रहा है, ल्यूपिन डे हाई पे चल रहा है। प्रॉब्लम रेनबैक्सी के साथ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से यू कैन नॉट जनरलाइज। मार्केट में वही चीज होती है, जैसे एक स्टॉक गिरा तो सारे सेक्टर को लोग बेचना चालू कर देते हैं, उस टाइम पे हमें अच्छे स्टॉक खरीदने चाहिए। जैसे रेनबैक्सी जो यूएस ने किया, हमें उसके लिए जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूएस जो है वो क्वालिटी कॉन्शियस है। यूएस में इंडियन प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है, बुरा है? रेनबैक्सी आप हम सजेस्ट करते हैं आप अवॉइड करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप जब सोचते हो तब स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग कंपनी चाहिए आपको इन्वेस्ट करने के लिए। क्या सवाल है आपका? वोकार्ड के बारे में क्या बोलेंगे मैडम? देखिए, वोकार्ड की जो स्टोरी है वो रेनबैक्सी से थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन इन सिमिलर लाइन। वोकार्ड के जो यूनिट्स में प्रॉब्लम आई है, जो यूएसएफडीए ने ऑडिट किया था, उनके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग में इश्यूज है। नॉर्मली ये दो कंपनीज जो है यूएस के अंदर जो सेल करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। इंडियन मार्केट के ऊपर उनका जो बाइफिकेशन है सेल्स का जो कम है। आप सर, आप कोई स्क्रिप्ट नीचे गिर गई जी, बॉटम आउट हो गई। अब क्या सिग्नल्स हैं कि अब ये बॉटम आउट से वापस ऊपर जाए? कोई भी स्टॉक का बॉटम पकड़ना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। बट यहाँ पर हम सेंटीमेंट्स की बात कर रहे हैं, बॉटम तभी बनता है जब सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। तो ये ओवरऑल मार्केट को लेकर चलने की बात है। एक भी कोई भी स्टॉक अगर कंटिन्यूसली गिर रहा है तो यू कैन नॉट कैच दैट बॉटम। शॉर्ट टर्म के लिए अगर ऐसे सारे सिग्नल्स आ जाए कि फॉलिंग के टाइम वॉल्यूम कम है या कंसोलिडेट हो रहा है, अभी गिरावट नहीं आ रही, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के उसे एक पुल बैक के लिए खेल सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए उसकी ट्रेंड पूरी पॉजिटिव होगी तभी आप निवेश कर सकते हैं। कल्पेश, योर व्यू ऑन दिस? कोई भी शेयर जो गिरता है वो लेने लायक नहीं होता है अनलेस एंड अदरवाइज आपको उसकी सारी डिटेल पता हो कि क्यों गिर रहा है। मार्केट बहुत स्मार्ट होता है, मार्केट हर चीज़ को डिस्काउंट करता है, तो कोई भी चीज़ मार्केट में ऐसी ही नहीं होती। आपको क्या करना चाहिए कि अगर मार्केट गिर रहा है उसके बाद कंसोलिडेट होता है, अगर कोई पर्टिकुलर शेयर गिर रहा है उसके बाद 2 3 4 दिन एक ही रेंज में रहता है, थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन देता है, मूल ऊपर जाने की कोशिश करता है, देन ओनली यू बाय। एनसीडीएक्स में ट्रेड करने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए? मतलब कमोडिटी मार्केट में आप ट्रेड करने से पहले जिस भी कमोडिटी में आप ट्रेड कर रहे हैं उसका एक साइकिल होता है, उसकी फाइनल एक्सपायरी डेट होती है, एक्सचेंज के पास जो माल रहता है उन सब की, और उसका एक सेटलमेंट का प्रोसेस भी रहता है। सो इन केस अगर स्टॉक अवेलेबल है, अगर अपनी एनसीडीएक्स के पास, एमसीएक्स के पास डिपॉजिटरी में स्टॉक अवेलेबल है, तो आप उसकी फाइनल एक्सपायरी डेट चेक करिए, उस पर क्या क्वालिटी डिस्काउंट है, वो सब आपको रेडी मिलता है, डेटा सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सो यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। हमारे साथ शिखर चंद डूंगर भी हैं जो कि बाजार के जानकार भी हैं और इनको कमोडिटी मार्केट्स का अच्छा एक्सपीरियंस भी है। मैं चाहूंगा वो भी इस पर अपना व्यू शेयर करें सिंस ही इज देयर। ट्रेड में सबसे ज्यादा स्टॉक की जो पोजीशन है वो देख करके व्यापार करना चाहिए, और एक्सपायरी के अंदर कितना माल पड़ा है या कितना स्टॉक लगा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड रख करके व्यापार करना चाहिए। मेन चीज इसमें यही है जी। मेरा क्वेश्चन एग्रीपैक पर है। आप एक ऐसी कमोडिटी बताइए जिसमें शॉर्ट टर्म में अनलिमिटेड फायदा हो सके, अच्छा रिटर्न मिल सके। प्रॉफिट के हिसाब से अभी अगर सपोज धनिया एक कमोडिटी है, कोरिएंडर में हमको हमारे ग्रुप को तेजी लगती है। कोरिएंडर कैन टच प्राइसेस ऑफ 9,000 रुपीज, तो कोरिएंडर एक अच्छा कमोडिटी हो सकता है। मेंथा ऑयल एक्चुअली बहुत वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। एफएमसीजी सेक्टर, एफएमसीजी में जैसा हमने देखा अभी ऑफ लेट सब जने स्कीम्स चला रहे हैं, तो एफएमसीजी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा उतना वेल जी। तो मेंथा ऑयल आई डोंट, गुआर तो यही की कमोडिटी है। हाँ। और वहां पर तो अभी पीछे बड़ी मूवमेंट आई थी, लास्ट ईयर हमने स्टोरी भी ब्रेक करी थी उसमें बहुत बड़ी। गुआर डेफिनेटली एक अच्छा प्रोडक्ट है और वो रिटर्न दे सकता है, लेकिन अभी गुआर का जो टाइम है दैट इज अभी उसमें हार्वेस्टिंग होना बाकी है, सोइंग अभी ग्रो हो रही है, तो बारिश के सारा इट्स अ वेदर डेरिवेटिव, हम लोग यहाँ पे उसको वेदर डेरिवेटिव भी कहते हैं, बारिश का सट्टा ही हो गया वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले तो बधाई दूंगा जी बिजनेस और जी बिजनेस की पूरी टीम को, धन्यवाद। बहुत बढ़िया गाइडेंस देते रहते हैं, हर रोज हमको देखने का मजा आता है। थैंक यू। दूसरा सर मेरा सवाल, इंफ्रास्ट्रक्चर के आखिर दिन कब आएंगे? बर्बाद कर दिया लोगों को वहाँ पे, तो आदमी का पेशेंस, पैसा, सब चीज को बर्बाद कर दिया। 2007-8 के अंदर IVRCL, GMR, HCC, लैंडको, क्या वो भाव आर्टिफिशियल थे?
डेफिनेटली इंफ्रा सेक्टर में जो भी पेन है इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कंपनी स्पेसिफिक, ये मैक्रो इशू है जहाँ पर क्लियरेंसेस नहीं है कंपनीज के ऊपर इतने, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में आपको करोड़ों रुपए लगते हैं, कंपनी पूरा खुद के जेब से नहीं डाल सकती, डेट लेना पड़ता है, उसका इंटरेस्ट बर्डन होता है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपका 3-4 महीने के लिए डिले होगा तो उसका इंटरेस्ट तो आपको लग रहा है, तो इस कंपनीज का सब प्रॉफिट वाइप आउट हो गया है। करंट सिचुएशन में ये ऐसा ही है। जैसे अगर पावर में अगर आप देखें GMR की बात करें या फिर GVK की बात करें, इन्होंने करोड़ों रुपए लगा के पावर प्लांट खड़े किए आज गैस बेस्ड, पर प्रॉब्लम ये हो गया है कि रिलायंस का जो फील्ड है उसमें से गैस नहीं निकला, तो अभी इनके करोड़ों रुपए लग के प्लांट खड़े हैं बट देयर इज़ नो गैस, तो प्लांट कैसे चलेगा? तो उनको बैंक्स को तो इंटरेस्ट पे करना ही है। सेम इन द इंफ्रा कंपनीज, IVRCL ले लीजिए या कोई भी इंफ्रा कंपनी ले लीजिए, तो उसमें भी यही ट्रबल है। अगर आपका रोड बनाना है, आपको अगर नहीं हो रहा है उसमें क्लियरेंसेस, तो फिर टोल नहीं कलेक्ट कर सकते, तो पैसा तो इनफ्लो नहीं हो रहा, आउटफ्लो तो हो गया। तो ये सब सेक्टर में एक स्ट्रक्चर चेंजेस की जरूरत है, तो हेवीली इस सेक्टर में अभी भी इन्वेस्ट नहीं करें। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं फायदा लिमिटेड में जोधपुर राउंड। देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फायदा लिमिटेड, सीधा जोधपुर से। अभी आपने ये बोला था कि मार्केट के मूव के अकॉर्डिंग तो आपको मूव करना चाहिए। जहां निफ्टी 5200 के आसपास में था, 5300 के आसपास में था, वहाँ गिरा ही जा रहा था लगातार, तो क्या उस समय बाजार में माल बेचना था? क्या देश के फंडामेंट इतने चेंज हो गए 10 दिन में? 5100 की निफ्टी वापस 6100 पे आ गई। ये बताता है कि जब फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए हैं तो मोमेंटम ऊपर का नहीं है। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि मोमेंटम अभी भी बहुत ज़्यादा ऊपर का नहीं है। तो आपको जो स्टॉक्स, सुनिए एक मिनट में, आपने जो बोला है, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में मूवमेंट देखिए, हफ्ते भर का मूवमेंट आप गौज नहीं कर सकते कि भाई 300-600 पॉइंट ऊपर चला गया फिर 300-400 पॉइंट नीचे आ गया। वो अवॉइड करना चाहिए एक इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए कि एक बेस थॉट होना चाहिए कि आपका अभी भी पहले आप बेस बनाइए इकोनॉमी का अपने माइंड में कि भाई क्या उसका स्टेटस है, तो उसके ऊपर सब डिपेंड है। जी आप काफी देर से हाथ खड़ा करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस स्टेज के अंदर नए इन्वेस्टर को या स्मॉल इन्वेस्टर को मार्केट में रहना चाहिए या उसको वेट करना चाहिए कि मार्केट में आने का राइट टाइम क्या है? बताइए कल्पेश, वेरी क्विकली। अगर आप ये मानते हैं कि इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी या नहीं आ सकती, तो इंडिया का फ्यूचर डार्क लगता है हमको शेयर मार्केट का। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, पॉलिसी में चेंजेस होंगे। ऐसे टाइम में इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टेड रहना चाहिए। जी ऐसा हो सकता है कि स्क्रिप्ट में आपका सिलेक्शन गलत हो जाए, तो ऐसे केसेस में आप निफ्टी की बास्केट बाई कीजिए, निफ्टी 20 बाई कीजिए। जी आप सवाल काफी देर से। Within coming up 3 quarters, 2 quarters, whatsoever, within a year or so, क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर कुछ मूवमेंट दिखेगा या पॉजिटिव साइड हम देख पाएंगे? कोई भी रियल एस्टेट कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो देखिए वो कितनी कैश पॉजिटिव है, वो एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा उसके बाद लैंड बैंक कितना है, क्योंकि फिर उसके हिसाब से वो ग्रो कर सकते हैं। जहाँ पर रियल एस्टेट प्राइजेस की बात है ओवरऑल, आप देखेंगे कमर्शियल रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा। इसमें अभी जो रिसेंट डेटा आए हैं जहाँ पर NHB एक इंडेक्स चलाता है, उसके सर्वे के हिसाब से 26 सिटीज़ में उन लोग सर्वे करते हैं मेन, उसमें से 22 सिटीज़ में फॉल आया है। पर ये ज़्यादातर फॉल कमर्शियल रियल एस्टेट में आया है, जहाँ पर रेसिडेंशियल अभी भी थोड़ा सेफ है। इसके लिए रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मोर ऑफ देखें कि लार्जर मेट्रोज में नहीं करें। जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ है उनमें एक अच्छी ग्रोथ है, उनकी पेरिफेरीज टायर 1 सिटीज़ की पेरिफेरी में एक अच्छी ग्रोथ है, तो उसमें करें और ज़्यादातर रेसिडेंशियल में रहें, कमर्शियल को अभी भी अवॉइड करें। सर मैं एक स्मॉल इन्वेस्टर हूँ और यह पूछना चाहता हूँ कमोडिटी में काम करें या इक्विटी में, क्योंकि इक्विटी का कोई मेजरमेंट आपने जैसा बताया पैनिक या कुछ भी कोई मेजरमेंट जीरो भी हो जाए तो कोई मालूम नहीं चलता, जबकि कमोडिटी में रेट वाइज या कुछ जो लॉस होना होता है तो एक लिमिटेड लॉस होता है। देखिए फर्स्टली तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आपका ये मिथ है कि इक्विटी में नुकसान होगा और कमोडिटी में नहीं होगा। अदरवाइज कमोडिटी ज़्यादा लेवरेज प्रोडक्ट है तो आपको ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस है। लेकिन जो नुकसान का मेन फैक्टर, आप जो कमोडिटी की बात कर रहे हैं ना, डे टू डे लेवल पे हम लोग बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर से मिलते हैं जो जिंक में, निकल में, लेड में, XYZ कमोडिटीज़ में बहुत सारा नुकसान कर लेते हैं।
उनसे मैं जाके सिर्फ ये पूछता हूँ कि जिंक क्या काम आता है, तो उनको ये नहीं पता होता कि जिंक क्या काम होता है। तो मेरा उनका सीधा क्वेश्चन ये होता है कि भाई आपको जब ये नहीं पता कि ये कमोडिटी किस जगह लगती है, क्या काम आती है, और आप इसमें स्पेक्युलेट कर रहे हो। सर आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। जो इकोनॉमी का पैरामीटर्स होते हैं, इसको हम निफ्टी को बाजार की सेंसेक्स को माने या गोल्डन रेट मांगे या जो आपकी जो डॉलर की रेट जो आप लोग तय करते हैं। जो नंबर्स आते हैं, जीडीपी नंबर्स, आईआईपी नंबर्स, रुपी रेट, उससे अंदाजा लगता है। मुझे लगता है कि सेंसेक्स से, स्टॉक मार्केट से इकोनॉमी का अंदाजा लगाना जो है वो कुछ हद तक कम कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर स्टॉक मार्केट में सिर्फ अभी भी डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग जब बाजार अपने हाई पर था तब भी 3% लोग ही ट्रेड करते थे। आज की रेट के अंदर वो कम होकर 1.4% है, क्योंकि हम एक बैंक बेस्ड इकोनॉमी है। हमें भरोसा होता है जब हमारे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है और एफडी के जरिए रिटर्न्स आ रहे हैं। हम नहीं है उस तरह की इकोनॉमी। तो ये था आज का हमारा राउंड। आप देखते रहिए जी बिजनेस। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा अपने प्राइम स्पॉन्सर्स द मार्केट्स का, जिन्होंने इस प्रोग्राम में हमारे साथ हिस्सेदारी की, और तमाम हमारे पैनलिस्ट का, सिद्धार्थ राजपुरोहित, मेहुल कोठारी, भाविका ठक्कर और साथ ही कल्पेश भाई का, कि वो इस प्रोग्राम में आए और उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और तमाम लोगों का जो हमारे नीचे हमारे साथ जो दर्शक बने रहे और जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ के वो बोले। तो यह था फायदा अनलिमिटेड का जोधपुर राउंड। कीप वॉचिंग जी बिजनेस। नमस्कार।